हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी रिलेटेड पोर्शन था, जो भी हमारा थ्योरेटिकल था, कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, वो सब हमने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपना कवर कर लिया है। और आज की क्लास में मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आप सब ध्यान से एकदम क्वेश्चंस को देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछे जाते हैं। स्कूल वगैरह में जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसके पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के बारे में भी पढ़ा था और उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम सब ने सॉल्व कर लिए थे, जिसके ऊपर भी मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी बना के डाले हैं। तो आप सब उन्हें भी एक बार अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस जो मैंने कराए थे वो बहुत ही अच्छे थे। साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस वगैरह उसमें मैंने आपको कराए थे, उनसे थोड़ा सा हमारा पोर्शन रिलेट करेगा आज के जो क्वेश्चंस हम करेंगे उनमें। समझ में आ गई बात? तो अगर ये वाला वीडियो आप पहली बार देखने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होंगे, बातें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, दूसरी बात देखिए ये कि मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए थे आपको लास्ट क्लास में। मैंने कहा था कि इनके सॉल्यूशंस आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू प्रोवाइड करेंगे, कमेंट करके। और दुख की बात यह है कि कमेंट्स वगैरह नहीं किया है स्टूडेंट्स आपने उनके ऊपर। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हर्ट हुआ हूँ मैं। तो कमेंट वगैरह प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता तो चले कि आखिर आप चीज़ें समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग लाइक वगैरह भी नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा वीडियोस पे, तो लाइक्स वगैरह भी आप लोग किया करिए, ताकि लाइक या अनलाइक ज़रूरी नहीं लाइक ही, अगर आपको वीडियो ना पसंद आए तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका डिसीजन है, बट लाइक या अनलाइक कुछ तो करिए आप, जिससे हमें पता चले, रिव्यू हमें एक मिले कि आखिर आपको कैसे लगते हैं लेक्चर्स के बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं, सारी चीज़ें हमें पता चले। ठीक है, तो एक्टिविटी आप अपनी प्रॉपर बनाए रखा करिए लेक्चर्स के लिए। जो भी लेक्चर्स चैनल पर अपलोड होते हैं उन पर अपना ध्यान आप लोग फोकस करके एकदम रखिए, एकदम फोकस रहिए उसके लिए। और सब्सक्राइब वगैरह अगर आपने ना किया हो चैनल को तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो पड़े उसका नोटिफिकेशन एकदम क्विकली मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत हुई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है, व्हाट आर द कैनाल रेस। ठीक है, इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि कैनाल रेस क्या होती है। कैनाल रेस के बारे में देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो याद करिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने शुरुआत में ही कैनाल रेस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि एक इस तरह से हमारे सामने ग्लास की ट्यूब होती थी, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, कैथोड रे ट्यूब कहते थे। और यहाँ पर हमने इसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स ऐसे यूज़ किए हुए थे, जिन्हें मैंने कनेक्ट किया था किससे, एक हाई पोटेंशियल सोर्स के थ्रू। ठीक है, बैटरी जिसे हम कहते थे, एक हाई पोटेंशियल सोर्स के थ्रू मैंने इसे यहाँ से कनेक्ट कर रखा था कुछ इस तरह से। तो ये जो बड़ा वाला टर्मिनल है ये कैसा पॉजिटिव, और इधर का टर्मिनल कैसा नेगेटिव। तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रोड जो है आपके लिए कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये वाला इलेक्ट्रोड आपके लिए कैसा हो गया, नेगेटिव। समझ में आ गई बात? अब कैनाल रेस क्या होती थी, वो रेस जो आपके इस एनोड वाले इलेक्ट्रोड से शुरू होती थी और किधर की तरफ मूव करती थी, कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। इन रेस को आप क्या कहते थे, एनोड रेस कहते थे। ठीक है, ये क्या है, एनोड रेस, जो पॉजिटिव की तरफ से स्टार्ट होती है और नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। इन्हीं एनोड रेस को हम कैनाल रेस भी कहते हैं। इन्हीं एनोड रेस को मैं क्या नाम देता हूँ, कैनाल रेस भी नाम दे देता हूँ। अब देखिए, कैनाल रेस नाम देने के पीछे रीज़न क्या था। अगर आपने ये जो कैथोड वाला इलेक्ट्रोड यूज़ कर रखा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसमें क्या करें ना, ऐसे छोटे छोटे गैप्स आप अगर क्रिएट कर दें इस कैथोड वाले इलेक्ट्रोड में, तो देखिए ये जो रेज जो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से आपकी शुरू हो रही है, इन गैप्स में से बहुत ही आसानी से
पार हो जाती हैं, इन गैप्स को भी वो क्रॉस कर जाती हैं। तो इन गैप्स को ना हम लोग कैनल्स के नाम से जानते हैं। इन गैप्स को हम लोग क्या कहते हैं, कैनाल्स कहते हैं। और इसी कैनाल्स में से पास हो जाने की वजह से हम लोग एनोड रेस को भी क्या बोल देते हैं, कैनाल रेस बोलते हैं। तो कैनाल रेस बेसिकली एनोड रेस का ही एक डिराइव्ड नेम है। क्यों कहते हैं ये भी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया। ये हमें कहाँ से मिला था, हमारे इसी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमें कैनाल रेस के बारे में पता चला था। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किसने किया था, ये भी मैंने आपको बताया था। कैनाल रेस की डिस्कवरी जो की थी आपके लिए, वो की थी गोल्डस्टीन ने। याद आ रहा होगा ना आपको। सबसे फर्स्ट ऑफ जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था वो तो किसने, जूलियस प्लकर ने, जिसमें उन्होंने कैथोड रेस की डिस्कवरी की थी। बट ये जब फर्दर कैथोड रेस की स्टडी करने के लिए गोल्डस्टीन ने उसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया, तो इन्होंने एक नई टाइप की रे जिसे कैनाल रे कहते हैं उसकी डिस्कवरी की थी। तो इसको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है आपके गोल्डस्टीन को। और आपको मालूम ही होगा कि कैनाल रेस जो होती हैं वो पॉजिटिव टाइप पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। और इन पॉजिटिव टाइप पार्टिकल्स में से सबसे सिंपलेस्ट पार्टिकल किसका था, हाइड्रोजन का, जिसके पार्टिकल को मैं किस नाम से जानता हूँ, प्रोटॉन के नाम से जानता हूँ। समझ में आ रही ना बात आपको। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको और बता दी एडिशनली इसी क्वेश्चन में। तो अब देखिए, अगर यहाँ से इसका सॉल्यूशन अगर आप लिखना चाहें तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे द रेडिएशन दैट आर पॉजिटिवली चार्ज आर कैनाल रेस। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, क्योंकि जो पॉजिटिव प्लेट से शुरू होता था और किधर की तरफ मूव करता था, नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इसे ही हम क्या कह रहे थे, कैनाल रेस या फिर एनोड रेस। ठीक है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है आपका। और आगे कह रहा है दिस डिस्कवरी वॉज क्रूशियल इन द डिस्कवरी ऑफ अनादर सब एटॉमिक पार्टिकल दैट वॉज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। आगे आपसे बस इतना बोल रहा है कि ये जो डिस्कवरी हमने की एनोड रेस की, कैनाल रेस की, इसकी डिस्कवरी में हमें लीड किया एक और नए टाइप की पार्टिकल की तरफ, जिसका नाम क्या था, प्रोटॉन। सही है ना। प्रोटॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, H+ से। ये मैंने अभी आपको जस्ट पहले ही अभी इसके बताया है। तो ये इस क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। चलिए, ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे कह रहा है इफ़ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट। आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर मेरे पास कोई एक एटम है, ठीक है, जिसमें एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है, प्रोटॉन। E- मतलब इलेक्ट्रॉन, E+ मतलब प्रोटॉन। तो अगर इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो क्या बताइए, इसके ऊपर कोई चार्ज होगा या फिर नहीं होगा। मतलब मुझे चार्ज के बारे में यहाँ पे बात करनी है। तो अब देखिए, अगर मैं इस एटम के चार्ज के बारे में बात करूँ, तो मान लेते हैं इस पर मेरा चार्ज कितना है, Q। और Q जो है वो किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आ गया, माइनस का 1 यूनिट। ठीक है, ऐसे हम बोल देते हैं माइनस का 1 यूनिट। प्लस दूसरा देखिए, एक प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन पर आपको ये मालूम होगा चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे 1 यूनिट माना है, तो अब प्रोटॉन का चार्ज भी कितना होगा, 1 यूनिट ही होगा। बट ये कैसा होगा, पॉजिटिव नेचर का, यानी कि +1 यूनिट के बराबर चार्ज यहाँ पे किसका होगा, प्रोटॉन का। अब देखिए, -1 + 1 -1 + 1 ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। मतलब यहाँ से नेट चार्ज जो आपके लिए आया है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और नेट चार्ज 0 आने का मतलब ये है कि इस एटम के ऊपर यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। मतलब अगर हमसे पूछे कि ये जो एटम जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है, इसके ऊपर क्या कोई नेट चार्ज होगा, तो हम कहेंगे नो नेट चार्ज। हम क्या बोलेंगे, नो नेट चार्ज। इसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। और इसका मतलब क्या है, सिंपली कि ये हमारे लिए एक न्यूट्रल एटम है। समझ में आ गई बात, बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ से ये भी आपका एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बढ़िया सा बेसिक क्वेश्चन था, सॉल्व हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, आपसे लिखा है सिंस अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड एन इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, द नेट चार्ज बिकम न्यूट्रल एज बोथ द पार्टिकल्स न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। ये इसका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर है। जो मैंने अभी आपको बताया वो इसका न्यूमेरिकल अप्रोच था। हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
बढ़िया एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर हमसे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछे जाते हैं, तो एक स्टार मार्क कर लेते हैं इसे। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज़ न्यूट्रल एज अ होल। ठीक है, थॉमसन मॉडल का यूज़ करते हुए मुझे ये समझाना है कि कोई एटम किस तरह से न्यूट्रल होता है पूरा का पूरा। बात आगे समझ में, मतलब थॉमसन मॉडल का यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पे न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करना है एटम की। बहुत सिंपल काम है हमारे लिए, बड़े आराम से हम कर सकते हैं। देखिए करेंगे कैसे। थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बोला था कि जो एटम होता है वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है, मतलब ऐसा एक गोला होता है जिसके ऊपर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है एटम का वो बिखरा रहता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज की देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ना, तो इस तरह से ये इसके ऊपर एटम के ऊपर पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड है हर तरफ। समझ में आ गई बात। ये हो गया पूरे आपके एटम का पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं वो बीच बीच में ऐसे धंसे हुए होते हैं। अब यहाँ पे तो आपको इसके ऊपर दिखेगा नहीं, तो मैं फिर से अगेन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। ये आपका गोला और ये उसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में ऐसे धंसे रहते हैं। तो आप ऐसे मान लीजिए कि इस गोले के अंदर ये जितना भी वाइट पोर्शन आप देख रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये आपके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये था आपका थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, जिसे हम प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते थे। ठीक है ना। वाटरमेलन मॉडल में इन्होंने क्या बोला था कि इस तरह से आपका जो तरबूज होता है, ये वाटरमेलन उसका पीस, इसका रेड वाला हिस्सा जो होता है वो तो किसे रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज को, और जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐसे धंसे हुए होते हैं, जो सीड्स होते हैं तरबूज के, जो इसके अंदर ऐसे पिंड होते हैं, इन सीड्स को अगर आप किसकी तरह कंसीडर कर लें, इलेक्ट्रॉन की तरह, तो ये आपका पूरा एक एटम बन के यहाँ से तैयार हो जाता है। इसीलिए हम इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते थे। अब देखिए इस मॉडल का यूज़ करते हुए मुझे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है एटम की। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या, यहाँ पे हमसे बेसिकली न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है कि न्यूट्रल होता है किस तरह से एटम, इस चीज़ को आप समझाइए। तो देखिए थॉमसन ने अपने इस मॉडल में एक और बात ये रखी थी, इन्होंने बोला कि एटम के ऊपर, जो भी ये हमारा एटम था, इसके ऊपर जो आपका नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा वाला, पॉजिटिव चार्ज, वो बराबर होगा टोटल नेगेटिव चार्ज के। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब ये है कि इस एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इस तरह से जो आपका एटम होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। बात आ रही समझ में। तो ये थॉमसन मॉडल का अप्रोच था कि उन्होंने बोला कि आपका जो एटम है उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज है उसी इक्वल अमाउंट में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से आपका जो एटम है वो कम्प्लीटली न्यूट्रल होगा। समझ में आ गई बात। तो इसी अप्रोच को बस आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ लिख देना होगा। थ्योरेटिकली आप कैसे लिखेंगे, ये सॉल्यूशन है इसका। इसमें हमसे देखिए क्या कह रहा है कि एज पर थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, पहला पॉइंट, एन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड, ये तो मैंने अभी आपको बात बताई ही। दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये भी बात आप जानते हैं, मैंने बताई आपको पहले। हेंस एन एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, ये वही बात ओवरऑल आपसे कर रहा है जो अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में ड्रॉ करके समझाई है। ये उसका एक डिटेल सॉल्यूशन है जिसे आप अगर एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स एकदम अलॉट कर दिए जाएंगे। समझ में आ गई बात। बढ़िया क्वेश्चन था एक, ये भी बहुत ही पोर्शन ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल से रिलेटेड देखिए पूरा का पूरा जो रदरफोर्ड्स मॉडल ही है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है हमारे लिए, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे थ्योरी रिलेटेड हो गए चाहे कॉन्सेप्ट रिलेटेड हो गए ना, वो या तो आपके बोर मॉडल ऑफ एटम से या फिर रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही बनते हैं। ठीक है, तो इन पर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, एक्स्ट्रा केयर करिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के बेसिस पे आपको ये बताना है कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का, उसमें कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट
होता है। बात आ गई आपको समझ में। अब देखिए रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो आपका एटम वो कैसा दिखता है, इनके अकॉर्डिंग एटम के पास ऐसे एक छोटा सा रिजिड पार्ट होता है जिसे इन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपके रहते हैं। इस न्यूक्लियस के किनारे इन्होंने कहा कि ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट्स पाई जाती हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं जिसमें आपके कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में एटम के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। बात आ गई आपको समझ में। अब इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट आपको बीच में दिख रहा है, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियस नाम दे रहे हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल रहता है। तो याद करिए रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम यानी अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस दो लोगों का घर होता है। ठीक है, किसका किसका, एक तो E+ पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन, और दूसरा कौन सा, 0n1 यानी कि न्यूट्रॉन पार्टिकल का। ठीक है, मतलब आपके एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं प्लस आपके कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके वो ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस को छोड़ के ये जो हिस्सा बच रहा है एटम का, इसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इलेक्ट्रॉन्स आपके इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में रहते हैं। समझ में आ गई बात। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके कहाँ रहते हैं, एटम के इस न्यूक्लियस के अंदर। ये जो आपको सेंटर में ऐसे रिजिड पार्ट दिख रहा है पॉजिटिवली चार्ज पूरा, ये रेड फिल्ड डॉट, ये क्या है, आपका न्यूक्लियस है। और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो इसी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। बात आ गई समझ में। ये आपके यहाँ से इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। सिंपल सा देखिए एकदम क्वेश्चन था ये तो। अब इसी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से हम आगे एक अच्छा क्वेश्चन भी अभी देखेंगे। इसका आप बढ़िया से समझ गए क्या होगा आंसर। देखिए इसका सॉल्यूशन अगर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, एज पर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन आर द वंस दैट आर प्रेजेंट इन द एटम। यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करके वो बता रहा है क्योंकि एक सब पार्टिकल के बारे में आपसे पूछा गया था। दूसरा आप न्यूट्रॉन्स के बारे में भी अपनी तरफ से मेंशन कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बात आ गई समझ में। चलिए ये हमने देख लिया एक बढ़िया सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारा देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आता है आपके बोर मॉडल से, ये रिलेट कर रहा है। देखिए बोर मॉडल, ड्रॉ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, आपको बोर मॉडल ऑफ एटम के लिए एक स्केच ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, जिसमें 3 शेल्स हों। किसी एटम के 3 शेल्स के लिए आपको बोर मॉडल बना के दिखाना है कैसा होगा। ठीक है, सिंपल सा एकदम काम है। चलिए करते हैं इसको। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना है एटम का तो देखिए बोर मॉडल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, न्यूक्लियस होगा एटम का। समझ में आ गई बात। इस न्यूक्लियस के किनारे बोर ने क्या बोला था कि कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स पाई जाती हैं, कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स पाई जाती हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो राउंडेड पाथ यहाँ से आपको दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। याद है ना आपको। और या फिर इसी ऑर्बिट का एक निक नेम क्या होता है, शेल होता है। मतलब इसी ऑर्बिट को हम शेल नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी शेल है, 3 शेल तो हो गई। फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें तो ये होती है के शेल, ये होती है एल शेल, और ये जो लास्ट थर्ड वाला आपको दिख रहा है ये कौन सी होती है, एम शेल। 3 शेल के बारे में हमसे बात कर रहा था तो हम यहाँ 3 ही ड्रॉ करेंगे। अदरवाइज़ एक और हम एन शेल भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट हमसे 3 के लिए कह रहा है तो हम सिर्फ 3 ड्रॉ करेंगे। ठीक है, के शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। एल शेल की अगर बात करें तो इसमें हमारे कितने रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गई बात। और एम शेल की अगर बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हमारे रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब क्या करूं, जगह इतनी है तो इसी में तो मुझे किसी ना किसी तरह से सबको एडजस्ट कर ही देना है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कौन से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। तो ये हो गया एक ऐसे एटम का बोर मॉडल का स्ट्रक्चर जिसमें केवल 3 शेल्स हैं। बात आ गई समझ में। ये क्या है हमारे लिए, न्यूक्लियस है,
ये न्यूक्लियस हो गया, इसके किनारे किनारे ये शेल्स हो गई, KLM शेल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 18। आपको मालूम है किसी एक पर्टिकुलर शेल में हम केवल मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं। तो K शेल के लिए n = 1 होता है, L के लिए कितना होता है 2 होता है, और M के लिए n की वैल्यू कितनी होती है 3। तो फर्स्ट में देखिए 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, सेकेंड वाले में 2 × 2 का स्क्वायर यानी 4 2 ज़ा 8, और थर्ड वाले में 2 × 3 का स्क्वायर यानी 9 2 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमने तीनों में कंपाइल करके रख दिए हैं। बात आ गई समझ में। ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए आपको जब भी ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ऐसे ही न्यूक्लियस, ये शेल्स वगैरह, ऐसे ही KLM मार्किंग्स वगैरह, यहाँ पे सब कुछ एकदम लेबलिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको इसमें आप मार्क्स अलॉट किया जाएगा। बात आ गई ना समझ में। तो ये एक और बढ़िया क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारा देख लेते हैं। अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है या लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अपना डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल अदर देन गोल्ड। आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर मैं अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसमें गोल्ड की फॉइल ना यूज़ करके अगर किसी मेटल की फॉइल को यूज़ कर लूँ, तो बताइए क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, मतलब इस बार आपका ऑब्जर्वेशन कैसा होगा। ठीक है, एक बार चलिए अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या था, रदरफोर्ड ने इसे परफॉर्म किया था। यहाँ पे ऐसा मेरा एक रेडियो एक्टिव चैम्बर होता था जिसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा होता था। इससे निकलते थे मेरे कौन, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से आगे बढ़ते थे और एक गोल्ड की फॉइल यहाँ पे होती थी, इस पर स्ट्राइक करते थे, और फिर यहाँ पे मैंने एक जिंक सल्फाइड की ऐसी स्क्रीन लगा रखी थी जिस पर मैं इन पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन के ऑब्जर्वेशंस लिखता था। जैसे कोई पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर ऐसे सीधे निकल गया, कोई इधर मुड़ा है, कोई इधर मुड़ा है, कोई पार्टिकल मुड़ के इधर आ गया है, सिमिलरली कोई इधर, और कोई ऐसे यू टर्न मार के वापस चला गया। तो इन पार्टिकल्स के डिफ्लेक्शन के जो मेजरमेंट्स थे वो मुझे किसके थ्रू मिलते थे, ये जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हम यहाँ लगाते थे इसके थ्रू। क्योंकि जैसे ही कोई पार्टिकल इस पर टकराता, यहाँ स्क्रीन पर एक स्पॉट क्रिएट हो जाता और उस स्पॉट से मुझे अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ पे टकराया है, मतलब उसकी लोकेशन क्या है टकराने की, इस चीज़ का अंदाज़ा लग जाता। समझ में आ रही बात। ये जो फॉइल यहाँ हमने गोल्ड की है, सॉरी यूज़ की है, ये किसकी है, गोल्ड की है। तो आपसे कह रहा है कि अगर इसी गोल्ड फॉइल की जगह इस एक्सपेरिमेंट में मैं कोई मेटल की फॉइल, दूसरे मेटल की फॉइल ले लूँ, तो बताइए आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ना, अगर इस गोल्ड फॉइल की जगह आप कोई मेटल की फॉइल भी यूज़ कर लें, मान लीजिए किसकी फॉइल आपने ले ली है, किसी मेटल की, तो अगर कोई मेटल फॉइल भी है यहाँ पे आप यूज़ कर लें, तो आपके ऑब्जर्वेशन में देखिए कोई भी चेंज होने वाला नहीं होगा। समझ में आ गई बात। क्योंकि देखिए अगर इस एक्सपेरिमेंट में बात करूँ तो आपके लिए जो चेंज आएगा वो बस देखिए कैसे आएगा, वो चेंज बस ना यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स की लोकेशन पे आएगा। मान लीजिए गोल्ड फॉइल से डिफ्लेक्शंस ऐसे हो रहे हैं, अगर कोई मेटल फॉइल आप यूज़ कर लेंगे तो जो डिफ्लेक्शंस होंगे वो कहीं यहाँ पे हो सकता है हो जाए, या फिर स्क्रीन के इस रीजन में हो जाए या इस रीजन में। इन जगहों पे जहाँ पर पहले गोल्ड फॉइल यूज़ करने पे हुए वहाँ पे नहीं होंगे। बट देखिए अगर एक इंडिविजुअल एटम की हम बात कर लें, जैसे अगर ये गोल्ड का एटम था, सॉरी यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए कि अगर मान लीजिए ये आपका किसका, गोल्ड का एटम है, और ये आपका मेटल वाला एटम है, ये किसका, गोल्ड, और ये किसका, मेटल का एटम है। तो देखिए गोल्ड पे आपको मान लीजिए ऑब्जर्वेशंस कैसे हुए कि ये एक अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल गया, ये आया यहाँ से मुड़ गया, ये एक इधर से मुड़ गया। ठीक है, अगर ऐसे ऑब्जर्वेशंस हुए तो यही सेम ऑब्जर्वेशंस आपको मेटल के केस में भी मिलेंगे। मतलब ये यहाँ से भी अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकलेगा, इधर से भी ऐसे डेविएट होगा, यहाँ से भी, और यू टर्न मार के भी वापस जाने के चांसेस बनेंगे, यहाँ पे भी यू टर्न मार के वापस जाने के चांसेस बनेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको दोनों में होंगे, गोल्ड में भी एज वेल एज मेटल में भी, अगर दोनों के आप एक एक एटम की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल एटम्स की। लेकिन अगर अल्फ़ा मैं गोल्ड फॉइल की जगह वहाँ पे क्या यूज़ कर लूँ, मेटल की फॉइल यूज़ कर लूँ, तो वहाँ पे ना बस देखिए अल्फ़ा पार्टिकल के जो स्ट्राइकिंग लोकेशन है, मतलब टकराने की जो जगह है ना, इस लोकेशन में आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा बस, बाकी और कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब आप समझ गए होंगे अच्छे से कि अगर मैं गोल्ड फॉइल की जगह किसी दूसरे मेटल की फॉइल को यूज़ कर लूँगा अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में तब। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये भी एक
अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आज की क्लास का देखा जाए ना तो ये सबसे तगड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो दिमाग लगाने वाले होते हैं वो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन पे आप एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और प्लस जितने क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में यहाँ पे आपको करवा दिए हैं उन पर भी आप एकदम फोकस्ड रह के ध्यान दीजिएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन देखें तो इसका सॉल्यूशन में आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन एनी अदर मेटल फॉइल इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ गोल्ड द ऑब्जर्वेशन वुड रिमेन द सेम। ठीक है, यहाँ पे भी आपसे कह रहा है कि अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में आप मेटल फॉइल यूज़ कर लेते हैं गोल्ड फॉइल की जगह पे, तो आपका ऑब्जर्वेशन वुड रिमेन द सेम। इस वाले पार्ट पर गौर करिए, ऑब्जर्वेशन वुड रिमेन द सेम। ठीक है, दिस इज बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम व्हेन कंसीडर्ड इंडिविजुअली, इंडिविजुअली मतलब एक एक एटम का, रिमेन्स द सेम। तो एक एक एटम का जब भी कंसीडर करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स होंगे, ऑब्जर्वेशंस होंगे, वो हमेशा कैसे होंगे? सेम होंगे, सिमिलर होंगे। बात आ गई ना समझ में? तो यहाँ से स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास एंड होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए कि जो भी क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में यहाँ पे आपको करवा दिए हैं, इन सारे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करने के लिए फ्री हैं। जैसा कि मैंने बोला कि रिस्पांस नहीं करते हैं स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लाइव चैट में जब प्रीमियर होता है, तो आप लोग लाइव चैट के थ्रू देखिए रिस्पांस किया करिए, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि आप कितने एक्टिव हैं, आपकी एक्टिविटी है लेक्चर्स के थ्रूवर्ड्स या फिर नहीं है। सारी चीज़ें हमें इसके थ्रू ही पता चलेंगी। तो अपनी एक्टिविटी आप लोग बनाए रखिए, लाइव चैट पर डिस्कशन वगैरह आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं भी होती है ना, तो आप ये भी उसमें मेंशन करके बताइए कि सर द लेक्चर वाज ऑसम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रिव्यू देना मत भूला करिए, आप लोग रिव्यू ज़रूर दिया करिए। ठीक है, आपका रिव्यू हमें इनकरेज करता है कि हम लोग आपके लिए और अच्छा कर सकें। ठीक है, अब हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो गाइस आपसे भी हम थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं कि आप भी हमारी इस मेहनत की कदर करेंगे, इसे समझेंगे और अपना रिस्पांस हमें टाइम टू टाइम अच्छे से प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।